Hello everyone, this is Ajay and now you're watching JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं और 3 पार्ट में हमने बहुत कुछ सीख लिया, जिसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, फैट पढ़ा दिया। हम लोग प्रोटीन्स पढ़ रहे थे, प्रोटीन्स को मैंने स्टार्ट किया था, इसमें हम लोग प्रोटीन के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, तो प्रोटीन आपका मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपकी बॉडी में ग्रोथ का काम करता है, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। एंड डेवलपमेंट का काम करता है, उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन होता है गाइज, ये आपकी बॉडी में मसल्स फॉर्मेशन का काम करता है। अगर आपको मसल्स गेन करने हैं, जैसे जिम जाने वाले लोग हमेशा प्रोटीन खाते हैं। दूसरा ये क्या करता है, एंजाइम्स का भी काम करता है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम्स बनते हैं। अगर एंजाइम्स आपके अच्छे बनेंगे तो आपका खाना भी अच्छा डाइजेस्ट होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी बताया था कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। फिर मैंने हार्मोन्स का भी बताया था। चलिए आज की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रोटीन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रोटीन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आप लिख लीजिए, कुछ मैं प्रोटीन के नाम बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। आप हेडिंग लिख लीजिए स्पेसिफिक, हेडिंग दे लीजिए अपनी कॉपी पे, स्पेसिफिक प्रोटीन्स रेगुलेट स्पेसिफिक ऑर्गन्स। आपकी बॉडी के कुछ स्पेशल ऑर्गन्स है जिसको स्पेशल कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोटीन्स उसको ऑपरेट करता है, उसकी वजह से वो होते हैं, जो उसके बने होते हैं। जैसे सबसे पहले लिख लीजिए पहले नंबर पे केराटिन। अब ये कौन सा प्रोटीन, आपको पूछा जाए कि केराटिन क्या है, तो ये एक प्रोटीन है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है गाइज, आपके जितने भी डेड सेल बनते हैं, जो भी डेड सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, वो मेड हुए होते हैं, मेड अप ऑफ डेड सेल, मेड अप ऑफ केराटिन। डेड सेल आपकी बॉडी में कहाँ होते हैं, ऐसा कौन सी आपकी बॉडी में पार्ट है जिसको काटने से या उसको कुछ भी करोगे आपको पेन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो, आपकी बॉडी में जो नेल्स हैं, नाखून हैं, प्लस आपके हेयर्स हैं, तो ये क्या है, डेड सेल्स आपकी बॉडी में, इसको आप कटवाते हो, तो इसका मतलब ये कौन से डेड सेल हैं। और डेड सेल ये किसका बना होता है, ये नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन। पूछा जाएगा आपके हेयर्स एंड नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है, तो कौन सी होती है, केराटिन। किसके बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो ये आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए। चलिए सेकेंड नंबर पे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे नंबर पे बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, कोई नया वर्ड तो है नहीं ये। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एचपी। हेमोग्लोबिन क्या होता है, बेसिकली ये आपका आरबीसी में होता है। कहाँ होता है ये, आरबीसी में। आरबीसी रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। जो आरबीसी का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आपका हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, एचबी की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन की वजह से आपको मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा क्वेश्चन बताना है कि आपके अडल्ट मेल में ब्लड कितना होता है, और इसमें मैक्सिमम लोग गलत आंसर बताते हैं। ठीक है, आप भी कोशिश करना कि मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि एक अडल्ट मेल में ब्लड कितना होता है, ऑन एन एवरेज कितना होता है, तो मुझे इसका आंसर बताना आप। ठीक है, तो आरबीसी बेसिकली रेड होते हैं क्योंकि आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। इसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। आपका ब्लड किससे बनता है, ये बेसिकली बनता है आयरन से प्लस प्रोटीन से, आयरन प्लस प्रोटीन। तो आयरन तो आपको बॉडी में चाहिए ब्लड बनाने के लिए, प्लस आपको प्रोटीन भी चाहिए। और प्रोटीन कौन से वाला, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आपका प्रोटीन होता है, इसका सिंबल एचबी होता है। आप जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, आप लोग एचबी टेस्ट करवाते हो, और आपको पूछा जब मेल में कितना होता है, तो मेल में होता है ये 13 से 17 ग्राम के बीच। और फीमेल में कितना होता है, फीमेल में ये अलग अलग रीडिंग होती है, 12 से 15 ग्राम तक। फीमेल में थोड़ा कम होता है। और मुझे आपको बताना है मेल अडल्ट में ब्लड कितना होगा। तो एचबी क्या है, थोड़ा सा समझ पाए आप। एचबी क्या है, एक प्रोटीन है।
और इसका सिंबल एच बी होता है। आप बॉडी में जब ब्लड टेस्ट करवाते हो आप बेसिकली एच बी टेस्ट करवाते हो, जो आपका 11.12 13 14 ग्राम जो भी आता है वो एच बी होता है। मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है फीमेल से, ये ऑन एन एवरेज की बात हो रही है। आरबीसी का रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तीसरे नंबर पे गाइज लिख लीजिए आप, तीसरे नंबर के लिख लीजिए, तीसरे नंबर पे लिख लीजिए हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन भी आपकी क्या है? एक प्रोटीन है। बेसिकली ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए आपका किसका बना हुआ है? तो डीएनए बेसिकली डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। किसी भी चीज़ का अगर पेरेंट्स के साथ आप चेक करना है तो उसका डीएनए टेस्ट करो, डीएनए कभी अलग नहीं होता। डीएनए पेरेंट्स का और बच्चों का सेम होता है हमेशा, ठीक है। तो हिस्टोन जो प्रोटीन है वो किसका फॉर्मेशन करता है? डीएनए का। डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है। तो डीएनए। एक चीज़ और बताता हूँ आपको जीन्स के बारे में। आपकी बॉडी में जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स बेसिकली ये दो चीज़ों का मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ की डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि लेक्चर लंबे हो जाएंगे और हम आउट ऑफ सिलेबस चले जाएंगे। आपको सिलेबस के हिसाब से वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगी और वो आपके सिलेबस से ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। तो क्रोमोजोम्स आपके किसके बने होते हैं? ये बेसिकली आपके डीएनए और डीएनए प्लस आपके डीएनए प्लस आपका प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन भी कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो होता क्या बेसिकली, अगर आपको पूछे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होता है? तो वो होता है जीन। तो जीन की वजह से ही आपके जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, आपकी जनरेशन से अगली जनरेशन तक जाते हैं। इसलिए आप लोगों का जो फेस होता है जो आपका, वो ऑलमोस्ट मैच करता है अपने पेरेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि उनके जीन आप में ट्रांसफ़र हुए होते हैं। ये मतलब आपके ख़ानदान से ख़ानदान तक चलता है आगे, ठीक है। और आने वाले टाइम पे बोला जा रहा है कि जैसे पोल्यूशन होने की वजह से ओजोन लेयर पे इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इनसे क्या होता है इंसान के जीन्स पे भी फ़र्क पड़ रहा है। मतलब जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे वो चेंज हो सकता है। हो सकता है आपके आने वाले टाइम पे कान ही ना हो सकता है आपकी एक आंख ना हो सकता है आपके दो नाक आ जाएं। मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा जीन्स की वजह से। तो इंसान के जीन्स तो सेम है ना, इसलिए आपका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे मे भी चेंज हो सकता है पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। और जीन्स क्या होता है? आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका किसका? क्रोमोजोम्स का। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोजोम्स क्या है? आपका जीन्स है। तो समझ आ गई बात की डीएनए किस प्रोटीन का बना होता है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए, अभी तक मैंने स्पेसिफिक आपको प्रोटीन बताए 3, जिसके काम क्या होते हैं। केराटिन क्या करते हैं? आपके नाखून और आपके हेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? इसके अंदर आपकी केराटिन होती है। दूसरे मैंने बताया हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बेसिकली आपकी आरबीसी में होते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड भी होता है। और आप जो चेक करवाते हो वो एचबी चेक करवाते हो। ब्लड कितना होगा ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। तीसरा मैंने बताया हिस्टोन का थोड़ा सा जो फंक्शन था मैंने वो भी आपको बता दिया। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आगे लिख लीजिए। जैसे हमने पढ़ा फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? फैटी एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ऐसे ही लिख लीजिए आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है जिससे मिलकर प्रोटीन बनती है? ये होता है आपका अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो का फॉर्मूला होता है NH4 और NH2 और एसिड होता है आपका COOH, ठीक है। तो बेसिक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका प्रोटीन का वो क्या है? अमाइनो एसिड। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैट का लिपिड्स होता है, ठीक है। फैट का क्या होता है? लिपिड्स होता है। फैटी एसिड होता है। लिपिड्स उसका नाम है, फैटी एसिड। फैटी एसिड किस में पाया जाता है? ओमेगा 3 ओमेगा 6 वगैरह में। और फैट का दूसरा नाम है लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है शुगर, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ग्लूकोज, ठीक है। चलिए, अब एक मुझे छोटा सा आंसर आपको बताना है, मुझे बताना है कि आपका जो एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोला जाता है और आपका प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोला जाता है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ठीक है।
चलिए, जब आप थोड़े एमसीक्यूज पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिख लेते हैं प्रोटीन के टाइप। तो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? अमाइनो एसिड। इसके टाइप लिख लीजिए। बेसिकली प्रोटीन बहुत प्रकार के, लेकिन अभी तक हमें 20 के नाम ही पता है। ठीक है, 20 ही हम लोग जान पाए हैं, बाकी तो प्रोटीन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है इसेंशियल, इसेंशियल होता है जरूरी, एसेंशियल प्रोटीन, और एक होता है नॉन इसेंशियल। अब ऐसा नहीं है कि जो नॉन इसेंशियल है वो हमारी बॉडी में जरूरी नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसे इस तरीके से इसको वेरीफाई, मतलब इस चीज़ से डिफाइन नहीं किया गया कि एसेंशियल मतलब जरूरी प्रोटीन और नॉन एसेंशियल। तो प्रोटीन तो सारे ही जरूरी होते हैं बॉडी में, तो नॉन एसेंशियल का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका मतलब इससे है, ये जो आपके एसेंशियल प्रोटीन है, जो जरूरी प्रोटीन है, ये कहाँ से मिलते हैं? इट टेक्स फ्रॉम डाइट। ये आपको डाइट से लिए जाते हैं, आपकी डाइट से मिलते हैं। आपको जो भी आप डाइट खाते हो, कुछ भी खाते हो प्रोटीन वाला, तो वहाँ से बाहर से मिलते हैं। लेकिन इसकी खासियत होती है, ये क्या है? ये सेल्फ सिंथेसिस है, सेल्फ सिंथेसाइज, सेल्फ सिंथेसाइज, ये अपने आप बनने वाले प्रोटीन। तो टोटल मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि टोटल प्रोटीन कितने? 20 है। और 20 में भी इसेंशियल कितने, नॉन इसेंशियल कितने अभी तक? तो ये है 9 आपके जो इसेंशियल हैं और 11 आपके नॉन इसेंशियल। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके पास 20। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फिलहाल तो यही बताया कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज एसेंशियल प्रोटीन एंड सेकंड वन इज नॉन एसेंशियल प्रोटीन। जैसे सैचुरेटेड फैट था, अनसैचुरेटेड फैट था, उसी तरह एसेंशियल प्रोटीन, नॉन एसेंशियल। ये नॉन एसेंशियल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं, ये अपने आप हमारी बॉडी बनाती है। इसलिए हम इसके बारे में जानते भी नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब अपने आप बॉडी में बन रहा है तो अपने आप तो बहुत कुछ बनता है, इसलिए उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप एक्सटर्नल सोर्स से खाते हो, कुछ भी खाने से जो आपको प्रोटीन मिलता है, वो प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, आपको दिन का कितना प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपके बोले एसेंशियल प्रोटीन कितने हैं, तो आंसर विल बी 9, एंड नॉन एसेंशियल कितने हैं, तो आंसर विल बी 11। सो आगे आपके मैं सोर्स बता देता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, जो आपके प्रोटीन का सोर्स होता है। लेकिन सोर्स किसकी? जो एक्सटर्नल है। इंटरनल जो आ रहा है वो तो अपने आप बॉडी बना रही है, लेकिन आप जो एक्सटर्नल आपका प्रोटीन लेते हो वो कहाँ से लेते हो? अच्छा सोर्स क्या है? जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है आपका मीट। रेड मीट खाते हो आप, जैसे मटन खाते हो ना, रेड मीट जैसे मटन खाते हो आप, तो ये सबसे अच्छा सोर्स है। और आप बोल सकते हो एग, अंडे में प्रोटीन होता है। अच्छा, लेकिन ये कौन से सोर्स हैं? ये आपके कौन से सोर्स हैं? ये आपके हैं जो नॉन वेज वाले। अगर वेज वाला पूछिए तो सबसे अच्छा सोर्स है सोया। ठीक है, सोयाबीन्स होते हैं ना, तो सोया खाया कीजिए, सोया, अगर आप वेजिटेरियन है। इसमें भी अच्छी खासी प्रोटीन मिल जाती है। और प्रोटीन कहाँ से मिल सकती है आपको? और आप जैसे लिख सकते हो, हाँ, पल्सेस, दालें वगैरह खाते हो, राजमा चावल वगैरह खाते हो, राजमा वगैरह। हाँ, एक चीज़ ध्यान से देखना, आपके राइस में प्रोटीन्स नहीं होती। इसमें प्रोटीन कितनी होती है? इसमें प्रोटीन 0 होती है। राइस में कोई प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, राइस में प्रोटीन नहीं होती, इसमें फैट होती है, राइस में प्रोटीन बिल्कुल। इसलिए लोग जो जिम वगैरह करते हैं वो राइस थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और रोटी खाते हैं। ठीक है, तो राइस में बिल्कुल भी आपकी प्रोटीन नहीं होती। यह है इसके सोर्स कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, अगर आप मीट एग खाते हो तो आप में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। अगर आप वेज हो तो भी आपको सोया वगैरह, पल्सेस, दालें तो सारे खाते हैं, लेकिन ये कम पड़ जाती है, स्पेशली सोया खाएंगे तो प्रोटीन पूरी हो जाएगी। कितनी प्रोटीन चाहिए ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि अडल्ट में कितनी चाहिए, फीमेल में कितनी चाहिए, और सॉरी आपका टीनेज में कितनी चाहिए, और आपका चाइल्ड एज में कितनी चाहिए। सबसे ज़्यादा चाइल्ड एज में चाहिए 2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। हमने पढ़ लिया अभी फिलहाल कि आपका जो प्रोटीन है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हम एक्सटर्नल डाइट से लेते हैं, एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हम लोग, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है अपनी बॉडी में। ठीक है, फिर मैंने एसेंशियल के थोड़े से सोर्स बताए कि कहाँ कहाँ से आप लेते हो। अब प्रोटीन कैसे बनता है ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, प्रोटीन कैसे बनता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया आपके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? अमाइनो एसिड। क्या होता है? अमाइनो एसिड। ये सारे अमाइनो एसिड मिलके, ये सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं आपके? ये सारे अमाइनो एसिड मिलके, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट यही है, ये मिलके बनाते हैं आपका पेप्टाइड। क्या बनाते हैं? पेप्टाइड। जब ये सारे पेप्टाइड मिलते हैं ये बनाते हैं आपका
पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और यही तो है आपका प्रोटीन, यही तो है आपका प्रोटीन। तो आपको बोला जाए कि प्रोटीन और अमाइनो एसिड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसमें एक स्टेज होती है जो कौन सी आती है? पेप्टाइड। इसका इंटरमीडिएट का काम करती है, सेंटर का काम करते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट होता है अमाइनो एसिड, ये मिलके बनाते हैं पेप्टाइड, और पेप्टाइड से बनता है पॉली मतलब बहुत सारे पेप्टाइड। तो इसको ही प्रोटीन का नाम दिया जाता है। इनके बीच में बोला जाएगा कि इनके बीच में बॉन्ड कैसा होता है, मतलब आपका जो प्रोटीन में बॉन्ड होते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड मिल के बीच में क्या होता है? बॉन्ड होते हैं ना, जो बीच में से मिलने का ये दोनों का तरीका होता है, ये होता है बॉन्ड। केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन कौन सा होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? तो इसमें बनता है पेप्टाइड बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि प्रोटीन में कौन सी बॉन्ड होती है, तो वो होती है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्डिंग। तो ये है थोड़ा सा उसका नाम, आपको याद क्या रखना। प्रोटीन का दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के बीच में क्या आता है? पेप्टाइड आते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, इसके डिजीज़ के बारे में जानते हैं, इसकी कमी होने से क्या डिजीज़ हो सकती है। आगे लिख लीजिए, डिजीज़ caused due to deficiency of प्रोटीन। और आपको पता है डिजीजेज आपके टॉपिक का नाम भी है, मैंने आपको विटामिन से होने वाले डिजीज सारे बता दिए। अब प्रोटीन के भी एक तो नाम लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वाशियोरकर। दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए मैरास्मस, और तीसरे नंबर पे लिख लीजिए कैचेक्सिस। ठीक है, कैचेक्सिस। ये हैं आपके 3 प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां। ये एग्जाम में क्वेश्चन लाखों करोड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं पहले आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां, इनके नाम अलग अलग क्या है, ये इनका मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ, फिर आप इसका कभी भी आगे नहीं भूलोगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इजिली बना सकते हो। बेसिकली जो इनके लक्षण हैं, इन दोनों के जो सिम्टम्स है वो क्या है? इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो मसल्स हैं, जैसे आपकी जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल पतली हो जाती हैं और पेट बाहर निकल जाता है। सबसे पहले कुपोषण की एक ऐड चलती थी ना, इसी की वजह से आपके जो स्कूल्स वगैरह में मिड डे मील शुरू हुआ, क्योंकि न्यूट्रिशन की पहले बहुत कमी होती थी। तो बेसिकली ये जो होती है मैरास्मस कब बोलते हैं उसको? मैरास्मस कब बोलते हैं? जब आप चाइल्ड एज में बच्चों की प्रोटीन की कमी होती है। चाइल्ड एज में बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है, जैसे 1 ईयर से लेस एज वाले, जब उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मैरास्मस। और 1 साल से 3 साल तक, 1 साल से 3 साल तक के बच्चों में जब इसकी कमी होती है इसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकर। तो दोनों में जो डिफ्रेंशिएट किया गया, दोनों का सिम्टम सेम है, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या था? एज के हिसाब से। अगर चाइल्ड एज में हो जाए 1 साल से कम एज के बच्चों को, उसको बोलते हैं मैरास्मस। और अगर आप 1 से 3 साल के बीच में ऐसा कुछ होता है तो उसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। और ये क्या होता है? ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है जब आपके बॉडी में प्रोटीन की ज़्यादा कमी हो जाती है, फिर आपके बोन्स तक ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके बोन्स तक ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वीक हो जाते हैं जब प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि मसल्स ग्रो नहीं करेंगे और मसल्स आपकी बोन्स को नहीं पकड़ पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी से भी, कैल्शियम से तो होता ही है, लेकिन प्रोटीन से भी ये होता है। ठीक है, तो ये 3 डिजीज़ हैं, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि बेटा प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपका मैंने कल एग्जाम्पल बताया था, घी कौन सी फैट है? घी आपकी बैड फैट है, लेकिन आप इसको खा सकते हो क्योंकि ये क्या होते हैं? ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो आई होप ये आप याद रखोगे इसको। अब देखते हैं आगे क्या बच गया प्रोटीन का, उसको खत्म करके आपका प्रोटीन खत्म करते हैं। ये तो थे आपके प्रोटीन कमी होने से। कभी कभी प्रोटीन ज़्यादा होने से भी डिजीज होती हैं, एक्सेस प्रोटीन से भी आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सेस प्रोटीन ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है? आपकी किडनी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। किडनी प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो किडनी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका क्वाशियोरकर और मैरास्मस ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, दोनों बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं? प्रोटीन की कमी से होती हैं।
चलिए ये आपका प्रोटीन आई थिंक ख़त्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको मिनरल्स के बारे में बता देता हूँ, देन मिनरल्स के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यूट्रिशन और उसके टाइप। फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, फिर इसके ऊपर जो रेस्पिरेशन बच गया, आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स वगैरह ये आपको पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होने वाला है अभी। बाकी न्यूट्रिशन तो खत्म हो गया। इसके बाद जो आता है आपका वाइटामिन्स, हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। जो इसका 4th नंबर पे था वाइटामिन्स, तो ये कैसे हैं, ये आपके माइक्रो होते हैं। और एक होता है आपका एक्सेप्शन, वो कौन सा होता है, माइक्रो कौन से होते हैं, जिसको हम लोग mg में मेजर करते हैं। और मैक्रो कौन से होते हैं, इसका एक एक्सेप्शन है, वो है वाइटामिन सी। जो आपको विटामिन सी है ये मैक्रो है, क्योंकि ये ग्राम्स में चाहिए होती है, कम से कम डेली के 2 ग्राम्स प्रोटीन आपको डेली चाहिए होती है। तो विटामिन आपके कैसे हैं, विटामिन आपके माइक्रो है, ठीक है, ये याद रखना। बाकी आप जो भी कार्बोहाइड्रेट मैक्रो, प्रोटीन मैक्रो, फैट मैक्रो, ठीक है, लेकिन विटामिन कैसे हैं, ये माइक्रो हैं। एक एक्सेप्शन है विटामिन सी। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में बता देता हूँ, बाकी आपका न्यूट्रिशन तो खत्म हो चुका है। मिनरल्स के ऊपर थोड़ा सा आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आप टॉपिक के साथ साथ बीच में पढ़ते हो, ये हो जाएगा आपका। जैसे आयरन आपको मैंने बता दिया, आयरन का काम क्या होता है, ये आपका बॉडी में ब्लड बनाता है, आरबीसी बनाता है, ठीक है, आयरन। और कैल्शियम का काम क्या होता है, आपको पता है, आपकी बॉडी में बोन्स वगैरह बनती हैं। ये सारे क्या हैं, ये मिनरल्स हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, ये सारा आपका डाइजेशन में आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। ये इतना वो नहीं है, खाली आपको याद रखना है कि बॉडी में मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, आपको पता है ये सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो मिनरल्स आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही है मिनरल्स। आपकी बॉडी में मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे आप बायो पढ़ोगे उसमें ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, कैल्शियम। और इसके बाद आपको मैं बता दूं, जो हमारा विटामिन का चैप्टर था, इसी 2 वीडियो से 4th क्लास के 3 शिफ्ट एग्जाम हुए, सब में 2-2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए, और इसी वीडियो से आए थे। जो आपने पढ़ा था इसी से क्वेश्चन आए थे। और मैं आपको बोल रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, क्वेश्चन यही से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बस आप ईमानदारी से पढ़ते जाइए, ठीक है। नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, इसको आप याद कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक याद ही तो करने हैं बीच में। बाकी इकोनॉमिक्स को समझ के करना है, अगर वो समझने की कोशिश नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा वाटर के बारे में बताता हूँ, फिर क्लास को ख़त्म करता हूँ। आगे लिख लीजिए वाटर के बारे में। और आपको पता है आपकी बॉडी में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी से ही सब कुछ होता है आपकी बॉडी में। अगर ब्लड चल रहा है वो भी लिक्विड फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसका pH होता है 7, क्योंकि ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। फॉर्मूला होता है H2O और pH होता है 7। कितना होता है, 7। और pH स्केल मैंने आपको बताया था कितना होता है, 0 से 14 तक होता है। 7 न्यूट्रल, 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस। और ब्लड कैसा होता है, इसका pH 7.4 होता है, और ये आपका बेसिक इन नेचर होता है। ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। बाकी एक चीज़ याद रखना, आप कुछ भी जो खाते हो वो मोस्टली एसिड होते हैं, और वो भी कौन से, स्लाइटली एसिड, जिसकी 6 पॉइंट समथिंग रीडिंग होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। प्योर एसिड भी आप नहीं खा सकते, इसलिए ज़्यादा खाने से एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। आपके पेट में से एक गैस निकलती है जिसका नाम है HCl, एसिड निकलता, सॉरी एसिड। कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका pH होता है 1.5 से 3 तक। pH देखो कितना कम है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ऑलमोस्ट। और इस एसिड से क्या होता है, आपके पेट में एसिडिटी बन जाती है, फिर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, इनो पीते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड पीते हो, ठीक है। तो HCl आपके पेट में कौन सा एसिड निकलता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोलना HCl निकलता है। इसी से तो आपकी एसिडिटी होती है, ज़्यादा निकलता है तो, ठीक है। फिर इसको अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप इनो पीते हो, जिससे ये बेस से न्यूट्रल हो जाता है। जब ये इसका रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन होती है, जब आपको न्यूट्रल करने के लिए, एसिड कम करने के लिए रिएक्शन होती है, उसमें जो निकलता है वो क्या निकलता है, सोडियम निकलता है, जिसको साल्ट बोलते हैं, और प्लस वाटर निकलता है, प्लस वाटर। इस रिएक्शन के बाद क्या क्या बनता है, इसके क्या क्या बनता है, इसमें सोडियम बनता है और एक वाटर निकलता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड बेस की, उसमें क्या निकलता है, उसमें प्रोडक्ट जो निकलता है वो एक साल्ट निकलता है, एक वाटर निकलता है, ठीक है। एसिड प्लस बेस जब आप मिलाते हो तो उसमें ये रिएक्शन होता है, और उसमें सोडियम और ये निकलता है। तो ये था आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट। पानी के बारे में बता रहा था, पानी का pH कितना होता है, 7 होता है। पानी का pH 7 होता है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं बॉडी में, इसके फंक्शन बॉडी में क्या क्या होते हैं, पानी आपकी बॉडी में क्या क्या काम करता है। और आपको पता है कि 70% आपकी बॉडी मेड अप ऑफ वाटर, 70% तो ये पानी की बनी होती है, मेड अप ऑफ वाटर। तो इसलिए आपकी बॉडी में पानी का तो बहुत ज़्यादा रोल है। सबसे पहला लिख लीजिए, ये बॉडी को ह्यूमिडिटी देता है,
ये बॉडी को ह्यूमिडिटी देता है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है टू बॉडी, नमी बना के रखता है। दूसरा क्या काम करता है, ये आपकी बॉडी में डाइजेशन का भी काम करता है, खाना डाइजेस्ट भी होता है इससे, खाना डाइजेस्ट भी होता है, क्योंकि जो थोड़े हार्ड होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, जब पानी में घुल जाते हैं तो वो ब्लड में इजीली मिल जाता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाते हैं। ठीक है, अब आप एक बार आप मेरे से कभी ब्लड पढ़ोगे ना, ब्लड, उसके बाद इसके डॉक्टर बन जाओगे ब्लड के, इतना एक्सप्लेन में आप समझोगे, अगर सिलेबस में हुआ तो अच्छे से पढ़ा भी दूंगा इसको। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे और क्या काम कर सकता है, क्योंकि डाइजेशन का काम कर रहा है, और क्या करता है, ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। क्या करता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और क्या काम करता है, और काम करता है ये सर्कुलेशन करता है, आपका सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू बॉडी, पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन करता है, किसके साथ मिलके, ब्लड के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का काम किसका होता है, ब्लड। जैसे आप सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, और ये ऑक्सीजन जब आपके अंदर जाती है तो ये लंग्स के थ्रू होके, जब सांस लेते हो हार्ट के थ्रू होके ये ब्लड में मिल जाती है, जिसमें ब्लड आपका हार्ट पंप करता है, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में जाती है, और पूरी बॉडी इस ऑक्सीजन को यूज़ करती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी लिविंग सेल से बनी होती है। किससे, लिविंग सेल, हर एक सेल जिंदा है, कहीं भी आपको चोट लगेगी तो पेन होता है, क्यों, क्योंकि लिविंग सेल को जब इंजरी होगी तो दर्द होगा। तो हर एक सेल तक ये ब्लड जाता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड होता है, तो ये ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाता है पूरे सेल्स के पास, जिससे सेल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि जिंदा चीज़ है उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। चलिए और क्या काम करते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए 5वें नंबर पे, और ये करता है रिड्यूस, और ये क्या करता है, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ बॉडी। जो आपकी टॉक्सिसिटी होती है, जितना भी गंद वगैरह हो जाता है खाने से, जो आप केमिकल वगैरह कुछ भी खाते हो तो उसमें जितना गंद होता है ये उसको भी क्या करता है, कम करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा यूरिन बनेगा, जिसके थ्रू आपका डिटॉक्सिंग का भी काम होता है, और आपकी स्किन से जब पसीना आता है पानी पीने से आएगा, पानी नहीं पियोगे तो पसीना नहीं आएगा। ठीक है, चलिए और क्या काम करता है ये, और ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है, और ब्लड सर्कुलेशन की सारी गेम है, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो ये पानी के बारे में आपको ऑलमोस्ट पता भी था, पानी का पीएच क्या होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या क्या काम करता है। तो फिलहाल के लिए आपका न्यूट्रिशन तो खत्म हो गया, क्योंकि न्यूट्रिशन में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, और बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ा दिया। जब इसके एमसीक्यूज करोगे उसके बाद इसका कुछ भी नहीं बचेगा। इवन कि हम लोगों ने जो भी आपको अभी तक पढ़ाया है, आप किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक को देखना, फिर इसमें से क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो जब भी पढ़ते हो कंप्लीट पढ़ो, हम लोग हमेशा कंटेंट को पूरा पढ़ाएंगे, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी बच्चे थोड़ा टाइम, आप सोच रहे हो कि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत है, हो जाएगा इजीली। जितनी क्लासेस मिली है उसको रेगुलर करो, और हमारे सब टीचरों की कोशिश है कि हम रेगुलर क्लास ले पाएँ। इवन कि मैं रेगुलर ले भी रहा हूँ, कभी कभी 2 क्लासेस, कभी 1 क्लास, लेकिन मैं रेगुलर टच में हूँ। ठीक है, तो बाकी टीचर भी कर रहे हैं अभी। फिलहाल मैथ की क्लास भी आज आ जाएगी। ठीक है, मैथ की क्लास भी आज आ जाएगी। उसके साथ साथ आपको मैथ के 2 यूनिट में पहले ही मेरे पास रेडी है, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, 2 यूनिट वो भी हो जाएंगे, फिर आपका स्टैट का पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अकाउंट्स के आपको लेक्चर लगातार मिल ही रहे हैं। ठीक है, वो एक 2 दिन से नहीं आया, वो सर थोड़ा सा भी बाहर गए हैं, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा वो। बाकी आप जितना है उसको रेगुलर कंटिन्यू करिए। आपकी जीके का पोर्शन भी वर्षा मैम ने कंटिन्यू कर दिया है, और वर्षा मैम बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाती है। आप इजीली कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझाते हैं हम लोग। बाकी अगर कोई भी कमी पेशी होती है, कोई कंटेंट में आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। बाकी जितना हमने आपको अभी तक दिया वो अप टू द मार्क होगा, वो सब कुछ कवर अप करेगा। ठीक है, अब मैं इस यूनिट को, इसका और आपका आरबीआई खत्म करने के बाद इकोनॉमिक्स में आपको एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। वो फिलहाल अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, वो बना रहा हूँ मैं, आगे पीछे से जितने भी पेपर हो रखे हैं उन सबसे कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। होपफुली आपको क्लास अब ये भी अच्छी लगी होगी, जैसे हमेशा की तरह आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कंटेंट को, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से जल्दी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर सकें और कॉम्पिटिटिव को जान सकें कि बेसिकली सिलेक्शन करवाने के लिए किस तरीके से सही से पढ़ा जाता है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।